हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मैकाल हिल्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को लेकर के। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को अगर हम मैप में व्यू करें, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा यूरोप कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आपस में सेपरेट करता है। अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो काफ़ी बिजिएस्ट सी रूट है। जब भी आप किसी स्ट्रेट को या फिर आप डिस्कस करो किसी इस्थमस को, तो कौन से एरिया को कनेक्ट और कौन से एरिया को सेपरेट करता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप 2023 में यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी स्टडी में जो रेगुलरिटी है वो एक मेजर इशू है जिसकी वजह से आपके जो टारगेट्स हैं उनको आप अचीव नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसमें हमारे जो मेंटोर हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे। फिर आपके टारगेट्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करवाने के लिए आपके जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। इस तरीके से एक रेगुलरिटी में आपकी जो प्रिपरेशन है वो रेगुलर मोड में चलेगी। और टाइम टू टाइम हमारे जो मेंटोर है, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको लेकर के भी टाइम टू टाइम अपडेट हमारे मेंटोरशिप के मेंटोर जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका जो टारगेट है उसको आप इजीली अचीव कर सको। तो आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इस प्रोग्राम को जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। हमारे वेबसाइट का लिंक, हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर। यहाँ पर साबरमती रिवर पर अहमदाबाद में जो है वो ब्रिज बनाया गया है और उसको अटल ब्रिज जो है उसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ। अब यहाँ पर बात आई है साबरमती रिवर की। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो ब्रिज है वो पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट जो लोग हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर इजीली वो लोग जो है वो ट्रेवल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम साबरमती रिवर से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। मैप के थ्रू अगर हम व्यू करें तो हमारे इंडिया में कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और उन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से एक है साबरमती। अदर रिवर्स के नेम को अगर हम डिस्कस करें तो इम्पोर्टेंट नेम है लूनी रिवर, माही रिवर, नर्मदा रिवर एंड ताप्ती रिवर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में भी जो हमारा वेस्टर्न घाट है उससे भी कुछ रिवर्स का यहाँ पर ओरिजिन होता है, लेकिन उनकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है। हालांकि जो मैक्सिमम यहाँ पर वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स का ओरिजिन होता है वो इस तरीके से कंप्लीट पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करती हुई बाद में यहाँ पर ईस्टर्न घाट को कट करती हुई बे ऑफ बंगाल में अपने आप को मर्ज करती है। तो यहाँ पर ये साबरमती रिवर की ओरिजिन की अगर हम बात करें तो राजस्थान स्टेट जो है उसमें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो अरावली रेंज जो है उससे ओरिजिन होता है साबरमती रिवर का। अरावली रेंज को अगर हम डिस्कस करें तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक जो एक्सटेंडेड है अरावली रेंज जो है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। ओके, लेकिन प्रेजेंट टाइम में काफ़ी डिग्रेडेड स्टेज में है और इसीलिए माना जा रहा है कि टाइम के साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो अरावली रेंज के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर है थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट जो है उसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा अगर हमने अरावली रेंज को प्रोटेक्ट नहीं किया तो। ओके, तो ये साबरमती जो रिवर है उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ राजस्थान से ओरिजिन होने के बाद में साबरमती रिवर जो है वो गुजरात में फ्लो करती हुई लास्ट में गल्फ ऑफ खंबात में अपने आप को मर्ज करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फीफा। अभी हमने देखा फीफा और AIFF जो है उनके बीच में कुछ टसल। फीफा ने बैन लगा दिया हमारे इंडिया की जो फुटबॉल बॉडी है उसके ऊपर। अब कुछ इशू ये थे कि फीफा ने ये एलिगेशन लगाए थे कि जो AIFF जो है
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसमें किसी थर्ड पार्टी का भी इंटरवेंशन है और ये थर्ड पार्टी थी सुप्रीम कोर्ट। इशू ये था कि इनके जो हेड थे वो काफ़ी लंबे टाइम से, प्रफुल्ल पटेल जो है हेड, उनका टर्म भी कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी वो हेड की पोजीशन पे बने हुए थे। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इसको रिव्यू किया। उन्होंने एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर अपॉइंट की कि डेली बेसिस पर जो भी काम है AIFF के वो इनको रिव्यू करेगी। तो यहाँ पर फीफा ने बैन लगाया कि थर्ड पार्टी जो है वो इंटरवीन कर रही है इस बॉडी में, तो हो सकता है कि कुछ अदर टारगेट्स को भी यहाँ पर जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जाए। तो फिर यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अर्ज किया जुडिशरी से, और फिर जुडिशरी ने यहाँ पर जो COA कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट की थी उसको एक तरीके से नलीफाई कर दिया है। अब बात आती है फीफा की। देखो, एक तो इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि अभी अक्टूबर में जो अंडर-17 फुटबॉल कप होने वाला है विमेन का, वो हमारे यहाँ पर इजीली इंडिया जो है उसकी होस्टिंग अब कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर फीफा और AIF से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो, जो फीफा है वो इंटरनेशनल बॉडी है। 1904 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो इंटरनेशनल बॉडी जो है वो फुटबॉल, बीच फुटबॉल और इसके अलावा फुटसाल जो एक गेम है, बीच फुटबॉल और फुटसाल। फुटसाल क्या होता है? एक इंडोर गेम, मतलब फुटबॉल का ही एक इंडोर की तरीके से, इंडोर गेम की तरीके से इसको, और हार्ड जो कोर्ट है होता है उसके ऊपर इसको खेला जाता है। इसमें जो प्लेयर्स की जो संख्या है वो कम होती है। तो इन सभी को गवर्न करने का, इनको व्यू करने का, इन गेम को व्यू करने का काम है फीफा का। अब बात कर लेते हैं AIFF की। AIFF जो है इसको फॉर्म किया गया था 1935 में, और अभी प्रेजेंट टाइम में ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को आप डिस्कस करो, स्पेसिफिक अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 3 जज बेंच को एक बात बोला है कि 2013 में हमने एक स्टेटमेंट दिया था और इस स्टेटमेंट को आप रिव्यू करो। अब स्टेटमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि पोल के टाइम में, चुनाव के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में जो प्रॉमिस किए जाते हैं वो एक तरीके से एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और अगर उनको कंप्लीट नहीं किया जाता है तो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का जो सेक्शन 123 है, जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पर जो भी आपकी मेंबरशिप है उसको खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो, पॉलिटिकल पार्टीज ने जो भी प्री पोल प्रोमिसेस किए थे उसको लेकर के आप उनको बाध्य नहीं कर सकते हो, ये नहीं बोल सकते हो कि आपको ये करना ही है, और एक तरीके से उन्होंने कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया है, ऐसा बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपना एक वर्डिक्ट दिया था, उसमें ये बात बोली थी। अब इसमें क्या है, प्रेजेंट टाइम में फ्री बाई जो है वो एक मेजर इशू चल रहा है कि भाई फ्री बाई जो है कि फ्री में चीज़ें दे देना, ये मेजर इशू है। इसकी वजह से जो है हमारी कंट्री की इकोनॉमी, और स्पेसिफिक अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट होता है। तो ये चीज़ें जो है इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वर्डिक्ट को जो है वो दोबारा से व्यू करने की बात रखी है। तो आपको ये बताना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जुडिशरी का जिसमें ये बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ही ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, ये सारी बातें। तो उस आर्टिकल का जो है नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं और बहुत बार पूछ भी लिया जाता है कि ये आर्टिकल जो है वो किससे रिलेटेड है। तो मेजर जो आर्टिकल है ना वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। यूपीएससी जो है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा, ऐसा नहीं बोला जाता है ना कि यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे ना प्रीलिम्स के तो आपको लगेगा कि बहुत सारा जो है वो डाटा बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, एक मतलब क्लियर विजन जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर के होना चाहिए, तभी जाकर के आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। तो यूपीएससी में इनडायरेक्टली जो है वो डाटा पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली फैक्ट्स पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस की हम बात करें या अदर एग्जाम्स की बात करें, वो आप डायरेक्टली फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने
कर्नाटका में देखो, यहाँ पर आप सभी को पता है कि आयरन ओर जो है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो उसकी माइनिंग की एक लिमिट फिक्स करने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वही बात 2013 में जो कस्तूरी रंगन कमेटी ने बोला था, कस्तूरी रंगन कमेटी 2013 जो वेस्टर्न घाट है उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। उन्होंने भी एक बात बोली थी कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों में बैलेंस बना करके लेकर के हमें चलना चाहिए। कस्तूरी रंगन कमेटी का जो फैक्ट्स है उसको हम पहले डिस्कस करें कि देखो, वेस्टर्न घाट जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनमें से एक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब फ्लोरा एंड फोना की काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा। अगर बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो वेस्टर्न घाट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनरिच एरिया है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वेस्टर्न घाट है इसको काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट होने लगे। तो इसको लेकर के पहले तो 2011 में एक कमेटी आई थी, गाडगिल कमेटी। गाडगिल कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि देखो, कंप्लीट ये जो वेस्टर्न घाट है इसको आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, और कुछ एरिया में लिमिटेड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करने की आप पावर दे सकते हो। ओके, लिमिटेड में मतलब कंप्लीट को आप सिक्योर करने की कोशिश करो। लेकिन उसके बाद में 2013 में आती है कस्तूरी रंगन कमेटी, और कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि देखो, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों में आपको बैलेंस बना करके चलना है। तो आपको क्या करना है कि वेस्टर्न घाट का जो 37% पार्ट है इसको तो कंप्लीटली जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो है डिक्लेयर कर दो, इसमें कोई भी माइनिंग जैसे इशू नहीं होंगे। ओके, मतलब कंप्लीटली, मतलब टोटल वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है इसमें 37%। अब वो एक जगह भी किया जा सकता है, अदर एरिया में भी किया जा सकता है। अब इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अदर पार्ट है, मतलब एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करो और जो डेवलपमेंट है उसको भी आप रेगुलर रखो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ी दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के बोला था कि ये जो 37% डिसाइड किया गया था इसको आप क्या करो, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। हर स्टेट जो भी यहाँ पर गुजरात से लेकर के और यहाँ पर साउथ में केरला, तमिलनाडु, जो भी केरला, कर्नाटका जो भी स्टेट है, इन सभी को बोला कि आप अपने अपने लेवल पर जो आपके एरिया का 37% जो भी पार्ट है या जो भी एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। अब इसको लेकर के यहाँ पर अगर हम बात करें तो केरला ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तरीके से लिया था। केरला ने ये बोला, इसमें बोला कि 37% को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उनके 1 किलोमीटर एरियाज को आपको प्रोटेक्ट करना है। केरला ने बोला कि भाई अगर हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो केरला स्टेट जो है वो हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो अगर हम हर प्रोटेक्टेड एरिया के 1 किलोमीटर एरिया को कवर करेंगे, और इसके अलावा केरला में जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कुछ जो है वो लगभग 24-25 हैं। तो इस तरीके से तो अगर हम प्रोटेक्ट करने लगे तो हमारा तो कंप्लीट एरिया जो है केरला का वो तो इसी में चला जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को लेकर के रखा भी कि जुडिशरी जो है वो यहाँ पर स्टेट टू स्टेट जो है वेरी कर सकती है। स्टेट के साथ में पहले डिस्कशन किया जाए तभी जाकर के ये चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक फैक्ट्स वेस्टर्न घाट को लेकर के हो गए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर के हो गए। ओके, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप जो है अगर आपके यहाँ जो आंसर आता है, ओके, जिसमें अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट एक मेजर इशू, यहाँ पर लैंडस्लाइड जैसे इशू भी अभी देखने को मिल रहे हैं, लास्ट ईयर भी देखने को मिले थे, जिसकी वजह से लास्ट ईयर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा भी गया था इस इशू को लेकर के जीएस पेपर 1 में। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 जो है इनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी इन कमिटीज का जो नेम है वो आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि कर्नाटका में जो आयरन ओर हैं, जो माइनिंग साइट्स हैं, उनको लिमिट करने की जरूरत है ताकि हम डेवलपमेंट के साथ साथ जो भी हमारी इकोलॉजी कंजर्वेशन है उसको भी प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है हेमंत सोरेन जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको लेकर के इशू क्रिएट हुआ है। इशू ये है कि माइनिंग को लेकर के उन्होंने एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर उन्होंने माइनिंग के कुछ जो है साइट्स हैं उनको अपने नाम डाइवर्ट करने की कोशिश की। कुछ सेल कंपनीज का भी यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका कोई भी
ट्रेड से या किसी अदर एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ उसमें पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट का लॉन्चिंग कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो है वो एक तरीके से जो भी ब्लैक मनी है उसको कन्वर्ट करने के लिए ये सारी कंपनीज बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने एलिगेशन लगाए थे, उन्होंने गवर्नर को इस बात को लेकर के बोला था कि गवर्नर इस चीज के ऊपर व्यू करे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में का जो वायलेशन है वो यहाँ पर किया गया है। फिर गवर्नर ने इस इश्यू को इलेक्शन कमीशन को सौंपा और इलेक्शन कमीशन ने अब इस चीज़ को रिव्यू करते हुए बोला है कि हाँ, उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो सही है और उनकी जो भी मेंबरशिप है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वो सीएम किस तरीके से बने रहेंगे। तो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो स्टेट लेवल पर जो है वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन सकता है और सेंट्रल लेवल पर जो है वो भी मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है उनको क्या करना चाहिए, उनको मेंबर बनना होगा। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगे हैं उनके बारे में बताया गया है कि डिसक्वालीफाइड किया जाना चाहिए 1951 का जो एक्ट है उसका सेक्शन 9 सब क्लोज ए के अंडर, और इसके अंडर जो है वो उनके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो पर्सनल प्रोफेशन या पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो है इस पोस्ट का यूज किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 9A जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और मेंस में भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को ब्रीच करते हुए और जो भी हमारे एक्ट्स हैं उनमें क्या क्या ऐसे प्रोविजन दे रखे हैं कि अगर को इस तरीके से ब्रीच किया जाता है तो उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल, इसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले हमने डाटा भी डिस्कस किए थे कि मैनुअल स्कैनिंग जो है उसको लेकर के हमारे इंडिया में लॉ बना दिया गया है। लॉ बना दिया गया लेकिन अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हर जगह नहीं हो पाया है। तो अभी 2013 का जो लॉ है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड दियर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, ओके, तो इसको तमिलनाडु ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है इस एक्ट को। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी कुछ पॉलिसी रिलीज की है। जो उन्होंने अपने रूल्स रिलीज किए हैं उन्होंने ये बोला है कि देखो, सारा काम अभी तक जो मैनुअल स्क्वेंजिंग जो इशू है उसमें जो मैन है उनका इंटरफेरेंस देखने को मिलता था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती थी। यहाँ पर कुछ डाटा भी दे रखे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यूपी जो स्टेट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो मैनुअल स्क्वेंजिंग में इन्वॉल्व हैं और सबसे ज़्यादा डेथ भी यूपी स्टेट में ही होती है। तो ये जो एक्ट बना था 2013 में, इसमें डिसीजन लिया गया था कि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है उसको खत्म किया जाना चाहिए। लोगों की जो है उसको खत्म करके मशीनरी जो है उसका यूज़ करके इस इशू को सोल्व करनी चाहिए। जो भी हमारे सेप्टिक टैंक है, जो भी हमारे जो भी नाले हैं, जो इन सभी को अगर हम क्लियर करना है तो मशीनरी का हमें यूज़ करना होगा। यहाँ पर तमिलनाडु ने इसको इम्प्लीमेंट करने की बात बोली है। तमिलनाडु ने बोला है कि मैनुअल वर्क जो है वो नॉर्मली नहीं होगा, सारा का सारा काम जो है वो मशीनरी बेस होगा, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं किया है स्कैवेंजिंग को। उन्होंने बोला है कि अगर ज़रूरत होगी, हमें अगर ज़रूरत है मैनुअल स्कैवेंजिंग की तो हम उसका यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए उनको जो भी स्पेसिफिक कंडीशन है जैसे कि मैकेनिकल इक्विपमेंट कैन नॉट बी डिप्लॉयड टू फिक्स द प्रॉब्लम और व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू हैव ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब उन्होंने बोला है कि सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, जैसे कि उनको जो ऑक्सीजन मास्क है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे और भी अदर जो सेक्टर्स हैं, अदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बताया रखा है एयरलाइन ब्रीदिंग एपरेटस, एयरलाइंस रेस्पिरेटर, एयर प्यूरिफायर गैस मास्क, ए डिवाइस फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मास्क एंड ब्रीदिंग एपरेटस, मतलब ये सारी चीज़ें भी उसमें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर आर्टिकल में ये बोला गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी ह्यूमन की डिग्निटी, और हमारी सोसाइटी में इंडिया लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर हम व्यू करें तो सभी ह्यूमन जो है वो इक्वल है, चाहे उनका जो प्रोफेशन है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सभी इक्वल है। ऐसा थोड़ा ना है कि कुछ लोग कम इक्वल हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो हमें शो करती हैं कि आप सोसाइटी में सभी को इक्वल नहीं मान रहे, नहीं तो आप एक ह्यूमन जो है वो दूसरे ह्यूमन को कैसे ऑर्डर पास कर सकता है कि आपको जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व होना है और ये सारा चीज़ें जो है वो क्लियर करनी है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट है डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, उसके ऊपर हमें फोकस किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम से कम आपको एक लाइफ तो दे सकती हैं, लेकिन लाइफ में जो डिग्निटी है वो आपको
नहीं दे सकती हैं। ओके, तो इन सारे इश्यूज को सोल्व करने के लिए देखो अभी प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो नमस्ते स्कीम भी लाई गई है, उसमें भी जो मैनुअल स्केचिंग इशू है उसको सॉल्व करने के लिए काम किया गया है कि जो ह्यूमन है जो इसमें इन्वॉल्व है उनको हटाया जाएगा, मशीनरी बेसिस पर सारा जो काम है वो किया जाएगा, और जो लोग इस काम में इन्वॉल्व थे उनको इस तरीके से सेटल किया जाएगा सोसाइटी में किसी अदर प्लेस पर कि ताकि उनकी जो जॉब है वो रेगुलर रह सके। इसके अलावा कुछ मनी भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है वो अप्सा एक्ट को लेकर के है। राइटर ने बोला है कि 1958 में जो एक्ट लगा था अप्सा एक्ट उसको हटा दिया जाना चाहिए। राइटर ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी है कि देखो अप्सा एक्ट जो है completely from the region this follows is partially withdrawn from parts of Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Manipur in March this year। मतलब पार्शली इन स्टेट के कुछ पार्ट से इसको हटा लिया दिया गया है। अभी भी कुछ स्टेट्स में वहाँ पर लगा हुआ है, कम्प्लीटली नहीं लगा हुआ लेकिन पार्शियल बेसिस पर लगा हुआ है। तो इस आर्टिकल में राइटर ने बोला है कि ये जो एक्ट है वो काफ़ी ड्रैकोनियन है। मतलब हमारे इंडिया में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में जो हमारी ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने इसी तरीके का आर्म्ड फोर्सेस ऑर्डिनेंस 1942 जिसमें पावर दी गई थी ऑफिसर लेवल के जो भी ऑफिसर्स होते थे ब्रिटिश आर्मी में उनको ये पावर दी गई थी कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी इशू क्या है, 1958 में जो एक्ट बनाया गया अप्सा एक्ट उसके लिए बोला जाता है कि 1942 का जो एक्ट है उसी को ही चेंज करके इसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब सीधी और सिंपल बात ये है कि कॉलोनियल एरा के जो भी रूल्स हैं उन सभी को चेंज करना हमें चाहिए और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अप्सा एक्ट है उसके बारे में बेसिक प्रोविजन ये भी दे रखा है कि देखो 1942 का जो एक्ट है उसमें तो ऑफिसर जो थे, ऑफिसर ग्रेड से ऊपर के जो भी मेंबर थे ब्रिटिश आर्मी में उनको ये पावर दे रखी थी कि वो इसके बेसिस पर लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि जो मेंटेन जिन चीज़ों को करना है वो नहीं किया जा रहा है। लेकिन 1958 का जो एक्ट है इसमें तो ऑफिसर लेवल से भी नीचे जो ऑफिसर है मतलब नायक और लांस नायक जो पोस्ट है उनको भी ये अलाउंस दे रखा है। और यही बेसिक रीजन रहा कि 2021 में जो कुछ लोगों को जो उनके सिविलियन जो वहाँ पे मारे गए नागालैंड वाले एरिया में, ये मेजर रीजन रहा कि वहाँ पर जो है वो सभी को अलाउ कर रखा, मतलब कंप्लीट आर्म्ड जो है आर्मी जो है उसको वहाँ पर अलाउ कर रखा है। तो ये इशू है कि मतलब अगर आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो तो उसका जो प्रोसीजर है वो इतना हार्ड होना चाहिए कि ताकि एक बेस्ट तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर राइटर ने पहले जो कुछ रिकमेंडेशन दी हुई है उनके बारे में बता रखा है कि देखो राइटर ने सबसे पहले ये बोला कि जो इस आर्टिकल में कि जब हमने 1950 के टाइम में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और जब 1958 में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था तो उस टाइम ज़रूरत थी क्योंकि उस टाइम यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप बने थे और नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पर अपने आप को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट करने की वो लोग बात कर रहे थे। तो हमें उन लोगों को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट तो करना नहीं था, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था, तो इसके लिए वो ज़रूरी तो था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वहाँ के लोगों के राइट्स को, वहाँ के लोगों की अदर जो भी बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन सभी को रेगुलेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर बीपी जीवन रेड्डी कमेटी बनाई गई हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्होंने भी 2004-05 में रिकमेंडेशन दी थी कि हमें हटा देना चाहिए इसको। और यूएपीए जो एक्ट है उसी में ही कुछ चेंज करके हमें इसको क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम उन्होंने भी अपने फर्म ओपिनियन अप्सा एक्ट को लेकर के रखे थे कि इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। काफ़ी ड्रैकोनियन लॉ है, एक तरीके से ब्रिटिश एरा लॉ की हमें याद दिलाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हुए भी अगर इस तरीके के वायलेशन अगर किया जाए तो उसके लिए जो काम है वो होना चाहिए, तभी तो जाकर के एक इंटीग्रिटी वाली जो बात, जो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, तभी तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने अंदर कि हाँ इंडिया हमारा पार्ट है, हम इंडिया के पार्ट हैं और इंडिया जो है वो हमारे लिए सोचता है। मेनलैंड इंडिया से वैसे ही अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो काफ़ी अपने आप को सेपरेट मानता है, इसीलिए इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इस एक्ट को हटा करके गवर्नमेंट जो है वहाँ पर लोकल लेवल पर बिलीफ क्रिएट करने की कोशिश करे ताकि जो है वो हमारे इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रह सके, सॉवरेनिटी जो है कंट्री की वो मेंटेन
रह सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, हमारे सीजीआई एनवी रमन्ना वो रिटायर हो गए। नए सीजीआई जो है यूयू ललित, उनको आज ओथ दिलवाई जाएगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जो जज अपॉइंट होते हैं उनको ओथ दिलवाई जाती है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। कुछ अदर फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी हमारे जज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कब तक जज रहेंगे, तो इसको लेकर के देखो कोई टर्म जो है वो डिसाइड नहीं की गई है। सिर्फ इतना बोला गया है कि 65 एज जो है वो कंप्लीट कर ले तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर के क्वेश्चन भी किया गया था कि इस एज को बढ़ाया जा सकता है, तो इसको लेकर के आंसर ये दिया गया कि देखो जो हमारे पहले के जो लोग हैं, फॉर्मर जो लोग हैं, वो भी 65 एज तक उन्होंने कंप्लीट किया और अभी जो है उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो होता है वो मैक्सिमम क्या देखने को मिला, हमारे इंडिपेंडेंस जब से सुप्रीम कोर्ट बना 1950 से, उसके बाद में देखने को मिला कि जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज है उसको बना दिया जाता था सीजीआई। लेकिन इस चीज़ का 2 बार वायलेशन देखने को मिला। एक बार हम बात कर लेते हैं 1973 में, जब 1973 में जब एएन और रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया, और दूसरी बार 1977 में जब एमयू बेग को चीफ जस्टिस बना दिया गया। तब यहाँ पर सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था, लेकिन मैक्सिमम जो है वो सीनियर मोस्ट जो जज है उसी को जो है सीजीआई बनाया जाता है। एनवी रमन्ना के टाइम पीरियड के टाइम में अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो यहाँ पर एनवी रमन्ना ने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि जो भी वैकेंसी है जज की पोस्ट को लेकर के उसको फिल किया जाए। उन्होंने इसके अलावा भी इसमें भी फोकस किया हो, उन्होंने वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है जुडिशरी में इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। ओके, तो उनके टाइम पीरियड में कुछ जो वीमेन जजेस हैं उनको अपॉइंट भी किया गया और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये भी बोला कि जुडिशरी में जब ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तभी जाकर के जो इश्यूज हैं वो मैक्सिमम लेवल पर सॉल्व हो पाएंगे। पिगेसस स्पाईवेयर जो इशू है उनको लेकर के उन्होंने कमेटी की बात की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदर भी सेक्टर जैसे लखीमपुर खेरी किलिंग्स जो है उसमें इंटरवीन करने की कोशिश की। कॉलोनियल सेडिशन लॉ जो है उसको फ्रोज करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया। और भी जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको अपहोल्ड करने का जजमेंट उन्होंने दिया। सबसे बात उन्होंने बोली कि जो भी पेंडेंसी जो केसेस की संख्या है उसके ऊपर वो स्पेसिफिक ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाए। और अभी जो नए जो जज हमारे सीजीआई बन रहे हैं इनका मैक्सिमम काम यही है, इन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि हमारे जो भी केसेस हैं उनमें अर्जेंट किन के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए उसको लेकर के हम यहाँ पर प्रोसीजर करेंगे ताकि जो भी इशू है उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके और जो पेंडेंसी है उनको खत्म किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडियन आर्मी जो है वो अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है। लाइट टैंक जोरावर को हम इंस्टॉल यहाँ पर कर रहे हैं ताकि कोई भी इशू जो हो तो हम इजीली उन सारी चीज़ों को टैकल कर सकें। यहाँ पर जो आर्टिकल है 2070 का इंडिया का टारगेट है नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन हमें कंप्लीट करना है, तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट में एक बात बोली गई है कि 2070 का जो हमारा टारगेट है नेट जीरो एमिशन उसको अगर हम अचीव कर पाए तो एक तो इसके लिए हमें मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। दूसरा उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट से कि बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा जॉब जो है वो क्रिएट होने वाली है। मतलब 2047 तक की अगर हम बात करें तो 15 मिलियन न्यू जॉब जो है वो क्रिएट होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर हाँ देखो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन्होंने अपनी कुछ रिपोर्ट रखी है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने ये बोला है कि 2021 में सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो 67.56, हालांकि 2020 से थोड़ा कम देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर हम सीवीसी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर। इसके बाद में 2004 में इसको स्टैच्यूटरी बॉडी का जो है वो दिया गया एक एक्ट के थ्रू, मतलब स्टार्टिंग में स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं थी। सीवीसी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और एक तरीके से ये पार्लियामेंट को लेकर के मतलब रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को लेकर के, और अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये सौंपते हैं। तो ये सीवीसी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर ताइवान की तरफ से एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में ये बोला गया कि देखो
चाइना और रशिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में जो भी ऑर्डर है उसको थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मेजर रीजन उन्होंने ये देने की कोशिश की कि देखो यूक्रेन ने अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश की, नाटो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की कोशिश की, तो रशिया ने अटैक कर दिया। दूसरी तरफ ताइवान जो है वो भी अपने इंडिपेंडेंट रिलेशन से फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर भी चाइना जो है वो यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो कंडक्ट करवा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वायलेशन क्रिएट करती हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है, श्रीलंका जो है वो यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो सेशन है उसमें रिपोर्ट करेगा, तो चाइना ने बोला है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर यूएनएचआरसी जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखो ये जो है इसको 2006 में एस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, उसको रिप्लेस करके इसको लाया गया। 2006 में इसको लाया गया और ये पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो है काम करता है और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।